नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। लॉ बेसिक्स के इस अंश में आपका बहुत सारा स्वागत है दोस्तों। आपका प्यार हमें मिलता जा रहा है और इसका पता हमें चल रहा है, क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों। और जैसा कि हम एक ऐसा टॉपिक लाते हैं जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो चाहे लोग कुछ जानते हों ना जानते हों, उनकी जानकारी में कुछ ना कुछ इजाफा करता है, क्यों? बिल्कुल दोस्तों, जैसा इस चैनल का नाम है, कोशिश भी वैसी ही है कि जो आम जनता है उसको लॉ की जो बेसिक है उसकी जानकारी कुछ ना कुछ मिलती रहे, जिससे कभी भी ऐसा नहीं लगे किसी व्यक्ति को कि लॉ के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो हमारा मोटो जो है वो यही है कि आपको लॉ की जो बारीकियाँ हैं उतनी समझ में चाहे नहीं आए, पर कम से कम बेसिक लॉ जो है वो आम आदमी को समझ में आना चाहिए। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना जो है वो ये कहता है कि आम आदमी जो है, आम सिटीज़न जो है, जो नागरिक है देश का, उसको सबको लॉ की जानकारी होनी चाहिए। अब आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो है एक कोर्ट का जो प्रोसीजर है, एक जो कम से कम प्रोसीजर जिसको हम कह सकते हैं, और जो तरीका है, सीक्वेंस है, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आपको लगता है ऐसा है कि हम कोर्ट में गए और सीधा ही कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जाइए आप ले जाइए, या 2 दिनों में ही काम हो गया? क्यों अभिषेक, ऐसा हमने तो देखा नहीं है और कोर्ट में ऐसा होता भी नहीं है। क्योंकि इसका एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। तो आज हम थोड़ी सी जानकारी इसी की लेंगे कि क्या है प्रोसीजर। ये वीडियो किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? एक तो वो व्यक्ति जो हमारे व्यूअर्स हैं, इसके अलावा जो बिल्कुल जानकारी नहीं रखते हैं उनके भी काम आएगा, इसके अलावा जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जानकारी में इससे फ़र्क पड़ेगा, जानकारी बढ़ेगी। क्यों अभिषेक? हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो ऐसा ही है। जो कोर्ट के अंदर कोर्ट केस कैसे चलता है, कोर्ट केस कैसे प्रोसीड होता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करने की थोड़ी सी चेष्टा की गई है। ये टॉपिक, जैसा उमेद ने कहा, कि आम जो व्यूअर्स हैं उनके लिए तो लाभदायक है ही, फ़ायदेमंद है ही। उसके अलावा लॉ स्टूडेंट्स या लॉ एस्पिरेंट्स जो हैं, जो लॉ लीगल फील्ड में जाकर के कोई तैयारी करके कुछ पोस्ट अचीव करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी शायद ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक मैं आपको ये बताऊं कि लॉ 2 तरह के हैं, अपन ने कई बार डिस्कस किया, एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। तो उम्मीद सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों के लिए ही प्रोसीजर बनाया हुआ है लेजिस्लेचर ने। जो सिविल के लिए प्रोसीजर बना हुआ है दोस्तों, उसको सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी कहते हैं। और ये बुक हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं, क्यों ना इसको बाहर निकाल ही लिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, ये है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, या इसको शॉर्ट में सीपीसी कहा जाता है। इसके साथ ही क्रिमिनल जो प्रोसीजर है कोर्ट में कैसे गोन थ्रू हुआ जाएगा, उसके थ्रू वो बताया जाता है सीआरपीसी, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। तो ये 2 बेसिक लॉ की बुक्स हैं जो अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में कोई केस परस्यू करता है तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, किसी भी पक्षकार के लिए भी और एडवोकेट्स के लिए भी और पूरी जुडिशरी के लिए भी। इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है उमेद, जो बेसिक प्रोसीजर स्पेसिफाइड है सिविल और क्रिमिनल का, वो इन 2 लॉ में ही प्रेस्क्राइब्ड है। पर उसके अलावा कई लॉज ऐसे भी हैं दोस्तों जिसके अंदर समरी ट्रायल या खुद के अंदर प्रोसीजर मेंशन्ड है। जैसे कि अपन रेंट एक्ट की बात करें तो रेंट एक्ट में खुद का प्रोसीजर है वो बताया गया है, या फिर अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो उसमें भी उसका एक प्रोसीजर है वो बताया गया है। पर बेसिक जो प्रोसीजर है वो ये सीपीसी और सीआरपीसी ही गवर्न करते हैं। उसके अलावा अगर कहीं पर कोई मैंशन्ड है तो समरी प्रोसीजर या थोड़ा बहुत जो स्पेसिफाइड है वो वहाँ पर चलेगा, अदरवाइज ये बुक्स हैं ये ही प्रेफरेबल है। तो थोड़ी इसकी भूमिका हो चुकी है कि इस किताब का क्या महत्व है, क्या अर्थ है। अब शुरू किया जाए कि क्या मतलब केस का पहला स्टेज किसे कहेंगे? दोस्तों, जैसा उमेद ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट में गए अपन और जाते ही कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है ये लो ये रहा फैसला, ऐसा स्थिति नहीं होती है। नहीं होगा। कोर्ट का एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। कोर्ट के अंदर जाने के बाद में कोर्ट एक तरीके से इसको केस को आगे बढ़ाएगा और कुछ समय बाद में एक स्टेज पे पहुंचेगा जिसे अपन जजमेंट की स्टेज कहते हैं। उसके बाद में जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस करेगा। तो कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट होने से लेकर जजमेंट तक का जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा इसमें सीआरपीसी और सीपीसी में बताया गया है। उसकी बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन से। जब भी कोई विवाद उत्पन्न हुआ आपकी प्रॉपर्टी का या आपका दोस्तों, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन होएगा कोर्ट में। आप एक दावा पेश करेंगे जो लिखित में होएगा, जिसके लिए ये भी कहा गया है कि
लिखित जो दावा है वो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आप जब फाइल करते हैं तो उसको ही प्लेंट माना जाता है। आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाकर के साहब मैं ओरली के साहब मेरी ये दिक्कत है और इसका निस्तारण कीजिए, ऐसा नहीं होता। मतलब उसके कुछ नियम कायदे हैं वो इस बुक के हिसाब से, इस प्रोसीजर के हिसाब से तैयार करना ऐसा नहीं है कि ओरली आपने जाके कह दिया, या जैसे अपन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाके कोई एप्लीकेशन लिख करके देते हैं शिकायत पत्र के साहब ये मेरा विवाद है, ये मेरी दिक्कत है, इसको दूर करें, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक प्रॉपर परफॉर्मा मेंशन्ड है, ऑर्डर 7 इसके अंदर है, एक प्रोविज़न है, ऑर्डर 6 है इसके अंदर, ऑर्डर 5 है इसके अंदर, ऑर्डर 4 है इसके अंदर। ये सब मतलब है ये सभी है, सारी बातें इसमें लिखी हुई है। उसके अंदर सबसे पहले है प्रेजेंटेशन ऑफ सूट, मतलब आप एक अपना दावा लिखित रूप में कोर्ट के सामने पेश करेंगे, फर्स्ट स्टेज। और अपने जैसे पहले बात की थी, जो वीडियोस बनाए थे जिसमें एक जुरिसडिक्शन की बात की थी, वो सब सारी बातें इसी में शामिल है। बिल्कुल, जो आप उससे अलग नहीं है। प्रीवियस वीडियोस अगर हमारे व्यूअर्स ने ध्यान से देखे हैं तो वो जानकारी सारी आज काम आने वाली है। हाँ दोस्तों, जो दावा अपन फाइल करते हैं, जो प्लेंट अपन कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर सारी बातें मेंशन होनी चाहिए कि आपका किसके विरुद्ध आपका दावा है, विवाद आपका क्या है, कोर्ट को जुरिसडिक्शन कैसे है, आपके जो दावा आपने पेश किया है उसकी मालियत कितनी है, वैल्यूएशन क्या की आपने, कोर्ट फीस क्या पे की गई, ये सारी बातें उसके अंदर मेंशन होती है। मतलब ब्रीफ नोट होता है जो भी विवाद है उससे संबंधित। और एक बात और बता दूं, क्योंकि हो सकता है कोई नया शब्द आपको इसमें मिला हो, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके सामने हाजिर होगा, बहुत जल्दी हम बनाएंगे। क्यों अभिषेक? जैसे कोर्ट फीस अभी एक शब्द बोला गया है तो उसको भी हम कवर करेंगे अगले किसी वीडियो में। और नेक्स्ट स्टेप अभिषेक क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये है कि सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंटेशन करने के बाद में जिस कोर्ट में आपने आपका सूट प्रेजेंट किया है उस कोर्ट का जो अधिकारी है वो उसके ऊपर रिपोर्ट मंगाएगा कि क्या ये मेरी कोर्ट में सुनवाई योग्य है, क्या ये इसके ऊपर जो कोर्ट फीस है वो पूरी है, क्या ये दावा लिमिटेशन में है। इस तरह का एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार होती है। रिपोर्ट जब प्रॉपर होती है, जब रिपोर्ट के अंदर ये सब आ जाता है कि ये सुनवाई योग्य है, कोर्ट फीस पूरी है, जुरिसडिक्शन है, तो आगे का प्रोसेस उसको सूट को दर्ज करके और सामने वाली जो पार्टी है उसको नोटिस जारी करना, ये सेकंड प्रोसीजर है। ये सेकंड प्रोसीजर है नोटिस। और इसमें मान लीजिए इसी स्तर पर कोई दिक्कत आए तो क्या हो? इसी स्तर पर भी तो ऑब्जेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, इसी स्तर पे कोई दिक्कत है तो कोर्ट आपको टाइम देती है कि आप उस कमी जो है उसकी पूर्ति कीजिए, और अगर पूर्ति योग्य है तो, और अगर पूर्ति योग्य नहीं है तो आपका सूट आगे नहीं चलेगा। पर जो पूर्ति योग्य, मान लीजिए कोर्ट फीस आपने पूरी नहीं लगाई तो कोर्ट आपको कह देगा आप कोर्ट फीस पे कीजिए। तो व्यूअर्स, देखा आपने पहला जो स्टेप था वो कितना ज़रूरी है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होती है तो फिर जो केस है वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। अब अभिषेक, इससे आगे वाला स्टेप उसमें क्या होता है, ये जानकारी चाहिए हमारे व्यूअर्स को। दोस्तों, जब कोर्ट रिपोर्ट कर देती है और ये मान लेती है कि आपका दावा जो है वो सुनवाई योग्य है, तो उसके बाद में सामने वाला जो पक्षकार है उसको नोटिस इशू करती है कोर्ट। नोटिस इशू का मतलब उसको कॉल करती है कि डेट एक फिक्स्ड है, आप कोर्ट के अंदर आइए और आपका जो भी रिप्लाई है, आपका जो भी डिफेंस है, आप कोर्ट के सामने बताइए। ये जो नोटिस सर्विस है इसमें भी 2-3 तरीके हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कोर्ट से आदमी जाता है जो कि नोटिस सर्व करवाने की कोशिश करता है, और सामने वाले पक्षकार को नोटिस मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता है तो सेकंड तरीका ये है कि उसका जो हाउस है उसके ऊपर उस नोटिस को चिपकाया जा सकता है, एफिक्स किया जा सकता है, उससे भी एक सर्विस होता है नोटिस का। दोनों तरीके से नहीं हो तो थर्ड ऑप्शन ये है कि कोर्ट से आप परमिशन ले सकते हो कि साहब मैं रजिस्टर्ड पोस्ट से इसको नोटिस सर्व करवा दूं। कोर्ट ये भी परमिट कर सकता है आपको। और अगर किसी भी तरीके से सामने वाला मान लीजिए जानबूझकर बच रहा है, तामिल नहीं लेना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में लास्ट जो अल्टरनेट है दोस्तों वो है कि दैनिक समाचार पत्र जो है, जो न्यूज़पेपर है, उसके अंदर आप नोटिस पब्लिश करवा सकते हैं। मतलब जो भी उस एरिया में डेली का सर्कुलेशन है अखबार का, उसमें उसको प्रकाशित किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेप, ये जो स्टेप हमने जाना है व्यूअर्स, वो था नोटिस की सर्विस। अलग अलग मोड हैं, वो अलग बात है कि कौन से की ज़रूरत है। अच्छा, इस नोटिस के आगे वाला स्टेप? इसके आगे दोस्तों, जब नोटिस सर्व हो जाता है तो सामने वाले पक्षकार को सूचना मिल जाती है कि मेरे खिलाफ फला फला व्यक्ति ने और ये दावा इंस्टीट्यूट कर दिया है और उसकी तारीख ये है। उस तारीख के ऊपर वो या तो पर्सनली अपीयर होगा या फिर थ्रू एडवोकेट काउंसिल अपने अपीयर होगा, और अपीयरेंस के बाद में कोर्ट से कहेगा कि साहब मैं इसका प्रॉपर रिप्लाई फाइल करना चाहता हूँ, या उसने इन बिटवीन रिप्लाई फाइल कर लिया है तो वो उसमें उस दिन आकर कोर्ट को कहेगा साहब सामने वाले ने जो दावा किया है उसका मेरी तरफ से ये रिप्लाई है, ये डिफेंस है, इसने ये गलत बात कही है, ये सही बात कही है, जो भी जैसा भी रिप्लाई वो देना चाहे वो रिप्लाई फाइल कर सकता है। मतलब ये थर्ड स्टेज है, ये जवाब है दूसरी पार्टी का। अब उससे आगे वाला स्टेप
क्योंकि जवाब आ चुका है तो कोर्ट के सामने दो चीज़ें आ चुकी है, एक तो वादी जिसने कि अपना दावा पेश किया हुआ है और एक जिसने उस दावे का जवाब दिया, यानी कि दो चीज़ें हमारे सामने यानी कि कोर्ट के सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेप हुआ, वादी ने अपना दावा पेश किया और प्रतिवादी ने उसकी अपना जवाब फाइल करके अपनी प्रतिरक्षा की। इसमें एक स्टेप ये आता है कि प्रतिवादी ने जब अपना जवाब फाइल किया तो उस टाइम उसने कोई ऐसी नई बातें कह दी जो कि पहले दावे में ना ही तो मेंशन थी ना ही कोर्ट को पता थी। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में वादी जो है उस जवाब का जवाब देने की कोर्ट से परमिशन ले सकता है, जिसे कि अपन रिजॉइंडर कहते हैं। तो रिजॉइंडर फाइल कर सकता है। दावा पेश करना, जवाब देना, ये एज ए राइट है। रिजॉइंडर फाइल करना राइट नहीं है, इसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। कोर्ट चेक करता है कि आप जिस बातों का रिप्लाई देना चाह रहे हैं वो क्या एक्चुअल में नई बातें हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोर्ट आपको परमिशन देगा कि आप रिजॉइंडर या जवाबुल जवाब फाइल कर दें। अच्छा, एक ये जो हमने जाना है अभी रिजॉइंडर के बारे में, इसमें अगर जवाब देने में देरी हो जाए तो क्या कानून क्या कहता है कानून? प्रतिवादी के जवाब देने में देरी, जवाब देने में या रिजॉइंडर में कोई समय निर्धारित होगा? हाँ बिल्कुल दोस्तों, सीपीसी जिस किताब की अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर टाइम मेंशन्ड है कि विद इन 30 डेज आपको रिप्लाई फाइल करना है। 30 डेज के अंदर नहीं दे पाए तो फिर कोर्ट की परमिशन से मैक्सिमम 90 डेज तक आप रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। यानी ये जवाब प्रोविजन देने लिखा का- हुआ है। हाँ। पर ये डायरेक्टरी प्रोविजन है दोस्तों, क्योंकि लॉ ये कहता है किसी को भी अपनी प्रतिरक्षा करने से रोका नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए डायरेक्टरी है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। अपनी बुक्स देखेंगे तो उसमें मैंडेटरी लिख रखा है, पर फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जैसे व्यू दिए उसके अंदर इसको ये बता दिया कि डायरेक्टरी है। चलिए, ये बातें हो चुकी है। अब इनके बाद में वाला जो स्टेप है वो क्या होगा? किस पक्षकार को कोई काम करना होगा? दोस्तों, जब कोर्ट के सामने दोनों पक्षों की बातें आ गई तो अब कोर्ट दोनों पक्षों की बातें देखेगा। उसमें बातें देखने के बाद में देखेगा कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल विवाद क्या है। विवाद क्या है? जो विवाद है उनको नोट डाउन किया जाता है, जिसे लीगल वर्ड में इश्यूज बोलते हैं और हिंदी में विवादक बोलते हैं। मतलब कोर्ट ये बताएगा कि दोनों पक्षों के बीच में विवाद के बिंदु ये हैं, उनको नोट डाउन करेगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर का पार्ट है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट जो विवाद बिंदु तय करती है, पक्षकारों को उन्हीं के ऊपर अपनी एविडेंस लीड करनी होती है और कोर्ट को उन्हीं विवाद बिंदुओं को अपने डिसीजन में तय करना होता है, उस केस में तय करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन चीज़ों को रिलीफ में चाहिए वादी को वो सारी एक साथ लिखे, कोई किसी बात को छोड़े नहीं, क्योंकि इश्यूज तो उन्हीं के बनेंगे। और इश्यूज सिर्फ उन्हीं के नहीं, जो जवाब में डिफेंस में भी जो बातें कही है प्रतिवादी ने, जो उसकी प्रतिरक्षा के आधार है, उनके भी इश्यूज बनेंगे, विवाद बिंदु बनेंगे और दोनों को तोल करके ही कोर्ट डिसीजन करेगी कि किसका पलड़ा भारी है। तो जितने भी इश्यूज बनेंगे उन्हीं पर फैसला होगा। बिल्कुल, ये एकदम सही है। अच्छा, इस इश्यूज के बाद का जो स्टेप है वो उसमें सबसे पहले किसको आना पड़ेगा? दोस्तों, इश्यूज तक का काम होने के बाद में अब बात आती है एविडेंस की। आपने दावा पेश कर दिया, सामने वाले ने जवाब दे दिया, अब आपको आपका दावा साबित करना है और प्रतिवादी को अपना डिफेंस साबित करना है। तो इनको साबित करने के लिए एविडेंस का पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जिसने दावा किया है वो कोर्ट के सामने आएगा और अपनी एविडेंस लीड करेगा। वो अपनी सारी एविडेंस, जो भी ओरल एविडेंस है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो सारी की सारी देगा। उसके बाद में फिर सामने वाले पक्षकार के ऊपर ये बर्डन आएगी कि अब आपको आपका डिफेंस साबित करना है या फिर वादी ने जो बातें कही है उनका काट करना है। तो वो अपनी एविडेंस से वो करने की कोशिश करेगा। इन दोनों के बाद में एक स्टेज और है कि अगर आपने, जो वादी जिसने दावा किया था, उसने परमिशन पहले कोर्ट से ले ली है कि साहब अगर ये अपने डिफेंस के अंदर कोई नई बातें लेकर के आता है, विटनेसेस कोई नई लेकर के आता है, तो उसका मैं रिब्यूटल में वापस एविडेंस पेश करूंगा। तो अगर ऐसी परमिशन उसने ले रखी है तो एक बार वापस वादी को मौका मिलेगा कि वो अपनी कोई एविडेंस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर पेश करे। और जब ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो ये एविडेंस का एक पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, दोनों पक्षों की जो है वो एविडेंस हो चुकी है, साक्ष्य हो चुकी है, जिसके पास जो डॉक्यूमेंट था वो कोर्ट में आ चुका है, जिसको जो कहना था मुंह से वो भी आ चुका है। इससे आगे ये सारा प्रोसीजर होने के बाद में दोस्तों अब ये एंड ऑफ द स्टेज है केस का। जब सारी एविडेंसेस आ चुकी हैं, सारी प्लीडिंग्स आ चुकी है, सब ने अपने बातें लिख करके कोर्ट के सामने दे दी, अपने एविडेंस से दे दी, अपने डॉक्यूमेंट से दे दी, तो अब आएगी आर्ग्यूमेंट की स्टेज। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात जो है कोर्ट को समझाने की कोशिश करेंगे आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, अपनी बहस के थ्रू। और आर्ग्यूमेंट्स पूरे सुनने के बाद में कोर्ट एक डेट फिक्स करेगा डिसीजन के लिए।
उस दिन कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगा। वो हो सकता है कि वादी के फेवर में हो सकता है प्रतिवादी के फेवर में हो। इट मीन्स हो सकता है कि वादी ने जो दावा दी कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया है, कोर्ट उसको मान ले, स्वीकार कर ले, या फिर हो सकता है कि वो उसको अस्वीकार कर दे, जिससे कि प्रतिवादी के फेवर में ऑर्डर हो गया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ द सूट टिल डिसीजन और डिस्पोजल ऑफ द सूट। और अगर ये डिसीजन जो हुआ है इसमें मान लीजिए किसी पक्षकार को कोई किंतु परंतु लगता है, ऐसा लगता है कि भाई मुझे इसकी आगे फर्दर प्रोसीडिंग करनी चाहिए, तो फिर आगे कुछ और कार्रवाइयाँ बिल्कुल फिर इस आगे जो किताब है में लिखी हुई है। बिल्कुल फिर आगे वो चाहे तो अपनी अपील कर सकता है। अपील का राइट उसके पास में है अवेलेबल। अपना हायरकी बनी हुई है कोर्ट्स की, लोअर कोर्ट, फिर हायर कोर्ट, फिर अपीलेट कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सारी की सारी। तो जैसा भी आपने जिस भी दावा जिस भी कोर्ट में किया है, उसकी जो भी अपीलेट अथॉरिटी है, वहाँ पे जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, वो अपना अपील फाइल करके और रिलीफ जो सीख करना चाहे वो कोर्ट से कर सकता तो है। व्यूअर्स, ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ होने वाला है। हाँ, समय लगता है, और समय लगने के उपरांत एक निश्चित जो प्रोसीजर है उसको तय किया जाता है, और करने के बाद में जो आता है वो आता है रिजल्ट, जिसको निर्णय जो कहते हैं कोर्ट का। तो एक मामूली सा जो हमारा प्रयास है कि जानकारी दी जाए व्यूअर्स को। अभिषेक, इनमें इन बातों के अलावा कोई छोटी मोटी ऐसी बात और हो जो बच गई हो, और अगर नहीं है तो फिर नहीं मुझे नहीं लगता है दोस्तों, नया वीडियो बनाया जाए। जो लॉ है वो नो डाउट जटिल है। ये जो किताब की अपन बात कर रहे हैं सीपीसी, ये इतनी सी नहीं है जितनी मैंने आपको कहा है। इसके इंटरमीडिएट बहुत सी बातें होती है। ये आपको आज जो बेसिक चीज़ है सिर्फ वो बताई गई है कि बेसिक लॉ में जो प्रोसीजर है वो ऐसे चलता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें लिखी है, जैसे इन बिटवीन आपने विटनेस को कॉल किया, आपके बयान खत्म हो गए, फिर आपको कोई नई बात सामने आ गई और आपने कहा कि साहब मैं तो इसको विटनेस को वापस रिकॉल करवाना चाहता हूँ, तो उसका प्रोविज़न भी इसमें दिया हुआ है। आपने अपनी एविडेंस है उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, फिर कोई नया डॉक्यूमेंट अस्तित्व में आ गया, आपकी जानकारी में आ गया, तो उसको रिकॉर्ड पे लेने के लिए आप कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए गवाही के टाइम जिसका आप विटनेस करवाना चाहते हैं वो ऐसी स्थिति में ही नहीं है कि वो कोर्ट में आ सके, तो विद कमिश्नर, विद परमिशन ऑफ कोर्ट कमिश्नर को ले जाके आप उसके बयान करवा सकते हैं। ये भी इसमें मेंशन्ड है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इसके अंदर और मेंशन्ड है। तो अपन ने आज जो बात की है, हमने जो आज बात की है, वो सिर्फ एक जनरल बात की है और जनरल प्रोसीजर की बात की है। तो व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एग्ज़ाम देना है, फाइट करना है, और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके ये काम की चीज़ है कि प्रोसीजर थोड़ा उनको ब्रेन में रहे कि क्या होता है आगे आगे फर्दर प्रोसीडिंग। तो आज का वीडियो आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। किसी चीज़ को बीच में कट नहीं कर सकते, क्यों अभिषेक? बिल्कुल, अगर आपको पूरा प्रोसीजर समझना है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और शेयर करिए। ज़्यादा जानकारी, जाहिर सी बात है, लॉ की जानकारी तो होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो को देखने के बाद में जो कुछ सवाल आपके मन में आए हों, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखिए, उनका जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी, क्यों अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल। और आज के वीडियो से हम इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं उमेद सिंह चौहान, नमस्कार। मैं अभिषेक टावरी, नमस्कार।